हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग अपना लेक्चर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उनका nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, उन पे बेस्ड जनरल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम्स करी थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट से। आज हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, आज हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो वो एपी जीपी एचपी वाला पूरा पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में मैं हार्मोनिक मीन्स पढ़ाते हुए आप लोगों को अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए समझिएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास n टर्म्स हैं जो कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक, तो बात बड़ी क्लियर कट है कि मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप उनका रेसिप्रोकल कर लो और आप एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डील कर रहे हो, नथिंग मोर देन दैट। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि देखो ये हमारे पास में 1 4 7 10 13 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये समझो कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो बच्चों ये क्या है, आर टर्म्स इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमें टर्म्स मिल रहे हैं एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। चलिए, तो मतलब बेसिकली क्या होगा, जब भी कभी हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन से डील करना होगा तो हम सिर्फ ये देख लेंगे कि जो हमारे सामने प्रोग्रेशन लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल विल बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे सपोज करिए कि मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म बताइए, तो आप ये मत सोचो कि आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकाल रहे हो। आप ये समझो कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल कर लो और उसका nth टर्म आप निकालने जा रहे हो, या उस प्रोग्रेशन जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको दिया था आप उसका रेसिप्रोकल करो, वो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल जाएगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए अभी मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसका आप nth टर्म बताओ, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 एंड सो ऑन। अब इस प्रोग्रेशन का nth टर्म बताओ। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपको ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये कैसे चेक होगा बच्चों, आप ना इसका रेसिप्रोकल करो पहले। तो ये जो लिखा हुआ है, तो देखो ये बन गया 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब देखो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है डेफिनेटली, ठीक, विच इंप्लाइज कि ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो कुछ ज्यादा नया है ही नहीं। मतलब हम अगर बोल देंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत बात आ जाएगी कि कुछ नहीं, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर लो तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखने लगेगा। तो अब अगर मैं बोलता कि मुझे इसका nth टर्म निकालना है, ठीक है जी, मुझे इसका nth टर्म निकालना है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो तुम तुरंत समझ गए कि यार आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालो और फिर उसका कर लेना रेसिप्रोकल और वापस यहां पहुंच जाना। मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कि देखो ये हमारे पास में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। हम इसका अगर nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 2n प्लस 1। अब ये 2n प्लस 1 जो है ये nth टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म चाहिए था तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ये क्या बनता 1/2n प्लस 1, बस इतना ही काम करना है। तो ये कह लो कि जैसे हम लोग ये बात करते थे ना कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में जो हमारा nth टर्म होता है
वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, मतलब हम उसे ऐसे लिखते हैं ए एन प्लस बी के फॉर्म में, लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, 1 डिग्री एक्सप्रेशन होता है, इट इज द लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। तो ऐसे ही अब अगर मैं बात कर रहा हूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में जो हमारा nth टर्म होगा बच्चों, वो ऐसा फॉर्म का होगा 1 अपॉन ए एन प्लस बी, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो पहला पॉइंट था कि जब हमें डिस्कस करना होगा कि भाई nth टर्म कैसे निकालना है किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो वो हम लोगों ने पॉइंट क्लियर कर लिया कि nth टर्म आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन का निकालने के लिए सिर्फ इतना सा काम करो कि आप ये मानो कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है पहले उसका रेसिप्रोकल देख लिया जाए। रेसिप्रोकल डेफिनेटली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका nth टर्म निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं, है ना। एक जो कन्वेंशनल मेथड होता है, दूसरा जो मैंने 2 शॉर्टकट्स आपको सिखाए थे। तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म तो तुरंत निकाल सकते हो, अब उसका रेसिप्रोकल कर लो बस, तो कोई बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, तुरंत वो काम होगा आपका। तो जैसे हमारे को इसमें पता करना था, ये प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ था, देखो यही सवाल तो अभी हमने किया है ना, 1, 1/3, 1/5, 1/7, इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होगा। बेटा मेरी एक बात समझो, अगर ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा दिखता, 1, 3, 5, 7, ठीक, 9, 11 एंड सो ऑन, ये उसका करिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया होता। ये सभी लोग समझ गए। अब इसका अगर हमने nth टर्म निकालना हो तो इसका nth टर्म क्या होगा, इट विल बी 2n-1, है ना, 1 प्लस n-1 और डिफरेंस चल रहा है 2 का, तो ये हो जाएगा 2n-1। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ये है, तो जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप देख रहे हो इसका nth टर्म होता 1 अपॉन 2n-1, बस दैट्स इट। इसी तरीके से इसको देखो, ये आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, आपसे कहा गया कि भाई हमें इसका nth टर्म निकालना है, आपने तुरंत इसको देखा। एक तो देखो, एक केयरफुल एग्जामिनेशन अगर आप कर रहे हो तो आप समझ ही गए होगे कि ये 27/1, 27/3, 27/5, अगला क्या आता, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, 27/7, फिर 27/9 एंड सो ऑन। आपने आइडेंटिफाई किया 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, तो आपने कह दिया भाई nth टर्म जो होगा वो 27/2n-1 होगा। ये तो हो गया कि सीधे ही देख लिया आपने। दूसरी बात क्या हो गई कि चलो अगर आप वैसे नहीं देखना चाहते तो ठीक है, आपने कहा कि जी ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इसका रेसिप्रोकल करो, मींस 1/27, फिर 3/27, फिर 5/27, 7/27 एंड सो ऑन। आपने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लिखा। अब देखो फर्स्ट टर्म है 1/27, कॉमन डिफरेंस है 2/27, तो nth टर्म क्या आएगा, इट विल बी 2n-1/27। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हो गया 2n-1/27, तो इसका रेसिप्रोकल जो बना वो ये आ गया, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चंस को देखना होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने उस पर बेस्ड दिए हुए हैं। Now these are the questions that are based on harmonic progression, but मेरी बात समझिएगा, आपको सबसे सरल तो यही लगा होगा कि यार इसमें कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ हम जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं उसको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, उसका रेसिप्रोकल लेकर के, और फिर जो कुछ भी हमने एपी में पढ़ा था वो सारी बातें हम उसमें लगा करके जो भी पूछा जाता है वो बता लेते हैं। बस एंड में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा एपी का आंसर आया उसका हम रेसिप्रोकल कर डालते हैं, क्योंकि हमें वापस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आना होता है। तो आप देखना, जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया कि भाई आपके पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसका 5th टर्म 1/45 है और उसका 11th टर्म 1/69 है। अब आप 16th टर्म बताइए, ठीक है बच्चों। तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, 5th टर्म 1/45 है, 11th टर्म जो है 1/69 है और 16th टर्म चाहिए। 5th टर्म 1/45, 11th टर्म 1/69 और 16th टर्म चाहिए। अब आप सोचिए इसको कैसे करेंगे। आप लोग तो समझ गए होंगे कि हमारा स्टेप 1, जैसे देखो कन्वेंशनल वे क्या है, जैसे नॉर्मली बुक्स में जब आप स्कूल लेवल के क्वेश्चंस करते हो तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है,
आप उसको बेसिक मेथड से कर रहे हो, आपने कहा भाई ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या है, कन्वर्ट इनटू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, कन्वर्ट इनटू एपी। मतलब अब हमारे को अगर हमने एक एपी चुनी होती, अगर हम एक एपी लेके चलते बच्चों, तो उस एपी का फिफ्थ टर्म क्या दिख रहा है, 45, उस एपी का 11th टर्म क्या दिख रहा है, 69। हमको क्या निकालना है, उसी एपी का 16th टर्म, ये निकालना है बच्चों, ठीक। तो अब सवाल एपी में तो ऐसे बहुत सारे किए थे, इसके तो तीन तीन तरीके हुआ करते थे। मेथड वन जो हमारा बेसिक मेथड होता था कि भाई मान लो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है, सो डेट मीन्स के पहली इक्वेशन बन गई a प्लस 4d, क्यों भाई आपको फिफ्थ टर्म दिया है 45। दूसरी इक्वेशन बन गई a प्लस 10d, ये दिया है आपको 69, ठीक। और अब आपको 16th टर्म निकालना था, तो बेटा ये दो अननोन, दो इक्वेशंस तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां से आपके पास क्या होता 6d, मतलब पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, आप दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को माइनस करो बच्चों, तो इस जगह से आता 6d, सामने आता 24, ये इंप्लाई करेगा कि d आपका हो गया 4। बेटा अगर d 4 आ गया है तो a प्लस, ठीक है ना, a प्लस 40 इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, तो a प्लस 40 इज इक्वल टू 69, तो आपको a मिल गया 29। अब बेटा अगर a मिल चुका है, d मिल चुका है, तो कौन सा कठिन काम है, अब तो आप 11th टर्म आराम से निकाल सकते थे, ठीक। ये हमारा कन्वेंशनल तरीका था जब हम सवालों को किया करते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जब आप इस तरीके से 16th टर्म निकाल लेते, आपका 16th टर्म ये आ चुका होता, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो a तो आपका 29 था, ये हो गया 15 और डिफरेंस आपको 4 दिया हुआ था, ठीक, तो यहां से ये हो गया 89, ठीक है जी, ये आपका 16 टर्म आ जाता। तो जो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर बनता, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर बच्चों बनता 1/16, 1/89, ये होता हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर, ठीक है जी। अच्छा इसी में चलो मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं, जब बात होती मेथड 2 की, मेथड 2 भी मैं कहूंगा कन्वेंशनल मेथड ही है, मतलब क्या कहने का हुआ कि इधर पे अगर आप समझ रहे हो कि फिफ्थ टर्म आपको दिया हुआ है, 11th टर्म तो आप सीधे लिख सकते थे फिफ्थ टर्म के टर्म्स में, ठीक है ना। 11th टर्म आप कैसे लिखते, 11th टर्म आप लिखते फिफ्थ टर्म प्लस 6d, ठीक, मतलब फिफ्थ टर्म प्लस 6 डिफरेंस, 6 टाइम्स डिफरेंस इज इक्वल्स टू 69, और पूछा था 16th टर्म, तो ये आ जाता, यहां से डिफरेंस आया था बेटा, फिर फिफ्थ टर्म प्लस 16 टर्म पूछा था, मतलब 11d, ये चीज पूछी हुई थी, आप स्ट्रेट अवे यहां से निकाल सकते थे। ये दो तो आपके कन्वेंशनल तरीके थे। तीसरा तरीका आप लोगों को याद होगा nth टर्म निकालने का, कि हम लोग मान लेते थे कि भाई जो हमारा nth टर्म है, ठीक है ना, उसको लिख लेते थे an प्लस बी, तो स्टिल फिर आपको वही सारा प्रोसीजर है, फिफ्थ टर्म 45 दिया हुआ है, तो a इंटू 45 प्लस बी, ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ था, सॉरी फिफ्थ टर्म था हमारा, तो फिफ्थ टर्म हमें दिया हुआ था 45, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 45 इज a इंटू 5 प्लस बी, और दूसरा इक्वेशन बच्चों बनता 69 इज a इंटू 11 प्लस बी, ठीक, दो अननोन है देखो और दो इक्वेशंस है, अब हमें निकालना, यहां से हम a सॉल्व कर लेते, b सॉल्व कर लेते, ठीक है ना, आप इस इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करो, तो यहां से बनता 6a इज इक्वल टू 24, a आपके पास में आ गया होता 4 के बराबर, ठीक है बच्चों। अब अगर a 4 आ गया तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में a को 4 डाल दो, तो b आ गया 25 के बराबर, तो अब ऐसे में तो आप 16 डाल के आंसर निकालते, ये आंसर आ चुका होता। ये तीसरा तरीका था। और अगर आपको ध्यान हो तो चौथा तरीका भी एक होता था यहाँ पर, जिससे हमने सवालों को और जल्दी करना सीखा था, ठीक है, मैंने आपको ये सिखाया था अच्छे से, कि क्योंकि हम जानते हैं कि nth टर्म जो होते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन की तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम लोग x एक्सिस पर टर्म नंबर शो करेंगे, है ना, nth टर्म शो करेंगे, और y एक्सिस पे टर्म की वैल्यू शो करेंगे,
जैसे कि आपने कहा कि हमारा फिफ्थ टर्म 45 है, तो मतलब 5,45 एक पॉइंट हो गया, फिफ्थ टर्म 45 है। दूसरा आपने शो किया 11th टर्म, हमारा 11th टर्म 69 है। अब क्या निकालना है? अब निकालना है आपका 16th टर्म। तो 16th टर्म क्या होगा? तो उसे आपने x मान लिया। अब मैंने आपको ये सिखाया था कि ये तीनों एक ही लाइन में आते थे, तो मतलब इनका स्लोप बच्चों हम लोग बराबर कर सकते थे। तो यहां से हम ये कह सकते थे कि x माइनस 45 अपॉन 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 69 माइनस 45 अपॉन 11 माइनस 5। अब तो कुछ ऐसा काम था नहीं, आप देख लो, ये आ जाता x माइनस 45 अपॉन 11 इज, ये आ जाता 24 अपॉन 6 विच इज 4। तो x कितना आ जाता? x आ जाता 45 प्लस 44 विच इज 89। अब ये आप अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एनिट टर्म निकाल चुके हो तो आपको इसी का तो रेसिप्रोकल करना था बच्चे, ठीक है। तो अगर इतने तरीकों से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनिट टर्म निकाल सकते थे तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात समझ नहीं आई होगी आप लोगों को। अब आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तुरंत काम कर लोगे, जो हम लोगों ने वहां मेहनत की। अब देखो ये सवाल तुरंत दिखे लगेंगे, इसमें बिना किसी टाइम के आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसे हमसे कहा कि भाई एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसमें pth टर्म q है, qth टर्म p है, आप बताओ p qth टर्म क्या होगा। आपने तुरंत क्या किया कि भाई ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है बच्चों, हम इसे कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो मतलब हमारे लिए pth टर्म हो गया 1/q, qth टर्म ये हो गया 1/p। हमें क्या निकालना है? p qth टर्म। तो यहां से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला हिसाब किताब बन गया ना, हमने उसका रेसिप्रोकल कर लिया, आपने नोटिस किया होगा। तो मतलब अब अगर मैं बोलूंगा pth टर्म 1/q है, qth टर्म 1/p है, बताइए p qth टर्म क्या होगा? तो उसे x मान लीजिएगा, और क्या करना था बस। अब फिर से वही चीज करो, x माइनस 1/p अपॉन पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/q अपॉन q माइनस p। ठीक है बच्चों, तो इस जगह से अपने पास आता q माइनस p अपॉन क्यू पी और q माइनस p। q और p अलग अलग थे तो ये कट सकता था, यहां से आ जाता x माइनस 1/p इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू अपॉन क्यू पी, मतलब 1 माइनस 1/p, x माइनस 1/p ये कट गया, यहां से x आ गया 1। अब अगर x1 आ गया तो मतलब ये टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था p q टर्म वो 1 होता, तो उसका रेसिप्रोकल कर लो बच्चे। तो रेसिप्रोकल भी क्या बनता उस हिसाब से? रेसिप्रोकल भी 1 हो गया होता। ये बात सबको समझ में आई होगी। तो एक छोटी सी बात है, ये दिमाग में अच्छे से आ गई होगी कि अगर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन से डील कर रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, कुछ नया हमें पढ़ना ही नहीं है। जो हमें सीरीज दी गई है इसी का रेसिप्रोकल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है, जिसे हमने बहुत टाइम देकर के बहुत अच्छे से पढ़ा। तो कुछ नहीं करना, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखा था वही सारी चीजें लगानी होती हैं। बस ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम निकालना चाहें तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाल करके उसका रेसिप्रोकल कर दें, वो आप बेहतर समझ सकते हो कि वो क्यों नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि a1 प्लस a2 ऐसे करते करते an तक मुझे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम चाहिए, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो अब आप समझना, अगर मैं उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना भी लेता हूं तो आप सब ये तो कहोगे कि सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है अब ये। बेटा ये तो समझ गए ना कि ये रेसिप्रोकल मैंने लिखे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थे, इसके सम का तो आपको फॉर्मूला सब कुछ पता है, शॉर्टकट्स भी पता है, ये सम तो आप निकाल लेते। ये सम होता ऑफ n टर्म्स इन एपी। अब अगर आप कहते हैं कि सर हमने n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाल लिया फिर उसका रेसिप्रोकल किया, तो अगर आप 1 अपॉन करते हो, 1 अपॉन ये चीज करते हो तो क्या ये बन जाएगा? ये तो आप भी जानते हो कि 1 अपॉन इसको करने से वो नहीं बनेगा। ठीक, तो सही बात यह है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम सम नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स इन एन AP, sorry, sum of n terms in an HP, in a HP cannot be evaluated
एन टर्म्स जो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं ना, हम उनके एन उनका सम एवेल्यूएट नहीं कर सकते इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब बात आ रही है हार्मोनिक मीन की। तो हार्मोनिक मीन से पहले मैं एक दो जनरल बातें आपसे करता हूं, फिर मैं हार्मोनिक मीन पे लेके चलता हूं आपको। बेटा अब थोड़ा सा समझना बात को, ये एक्चुअली में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी एक साथ आपको समझाऊं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जब बनते हैं वो एक साथ ही बनते हैं, मतलब एटलीस्ट वो दो मीन्स तो, दो तरह के मीन्स तो यूज करते ही करते हैं। ठीक है, ऐसा है, सबसे पहले जनरल बातें करते हैं। जैसे हमारे पास ए है, बी है, दीज आर द टू नंबर्स। ठीक, अब मैं आपसे कहूं इंसर्ट इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन इन बिटवीन ए एंड बी। आप ए और बी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करिए। मतलब बेटा मैंने क्या बोला कि ए है, फिर कैपिटल ए है और बी है, और ये तीनों काय में आ जाएं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका तो सीधा सीधा इंप्लीकेशन क्या है कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज बी माइनस कैपिटल ए। मतलब यहां से क्या बनेगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए इज ए प्लस बी, या ए आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू। तो दो नंबर्स ए और बी थे जिनका अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने ये लिख लिया, ए प्लस बी बाई टू। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलता कि चलो आप इनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करके देखो। ठीक है, सपोज हमें यहां पर एक ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट करना होता, इंसर्ट अ ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन ए एंड बी। ऐसे ही बोला जाएगा उसको। तो आप समझना बेटा, ए हो गया, फिर ज्योमेट्रिक मीन जी हो गया, और फिर बी हो गया। ये तीन टर्म्स अब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है ना, थ्री टर्म्स इन अ जीपी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, जी बाई ए, इसकी वैल्यू वही आएगी जो बी बाई जी की वैल्यू आएगी। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि जो जी स्क्वायर है वो आपका ए बी इस प्रोडक्ट के बराबर है, या जो जी है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इसके बराबर हो जाता। इसे हम बुलाते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। और अब अगर इधर से ही मैंने एक बात और उठा दी आपसे, ठीक है ना, कि मैंने कहा भाई मुझे ना आप इसमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तो डाल चुके हो, अब आप हार्मोनिक मीन डाल करके दिखाओ। ठीक, अगर मैंने ये वाली बात आपसे कह दी होती कि चलो हम लोग अब हार्मोनिक मीन डालते हैं ए और बी के बीच में, इंसर्ट अ हार्मोनिक मीन इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो। तो बेटा यहां पर इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, और आपने ये हार्मोनिक मीन एच डाल दी है। अब ये तीन टर्म्स हैं जो कि एक एच पी में है, दे आर थ्री टर्म्स इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि हमारा वन अपॉन ए, वन अपॉन एच और वन अपॉन बी ये काय में होंगे। दीज आर थ्री टर्म्स इन एन एपी। ठीक, ये बन जाएंगे थ्री टर्म्स इन एन एपी। तो ये यहां से क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन ए, ये डिफरेंस विल बी सेम एज वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन एच। देखो ये आ गई बात। ठीक, तो इस जगह से क्या निष्कर्ष निकल रहा, इस जगह से हमारे पास आया कि भाई ठीक है, टू अपॉन एच इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, या टू अपॉन एच इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी।
मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि जो हमारा h है एक्चुअली में वो है 2ab बाई a प्लस बी। ये हो गई बात, ये हमारा h आया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा कि अब अगर हमारे पास में दो नंबर्स हैं a और b, हम इनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन डालना सीख गए। नहीं, आप एक से ज्यादा भी डाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। अभी शुरुआत एक से कर रहे हैं हम, ठीक। तो पहली चीज तो एक छोटी सी बात है जो बनना चाहिए कि भाई व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जो कोई भी दो नंबर हमने चुने, इनके बीच में हमने ये अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन डाला, इनमें संबंध क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आप समझना कि जैसे मैं बोलूं अगर आपसे कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, अरिथमेटिक मीन is greater than or equal to geometric mean which is greater than or equal to harmonic mean। मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन आपको दिखाता हूं और नंबर लाइन पे मैं आपसे कहता हूं कि देखो मैं ना आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करके दिखा रहा हूं, तो अगर ये हमारा नंबर है मान लीजिए a और ये है b, ये नंबर लाइन है बेटा, तो मतलब मैंने a को b से बड़ा माना, तो जो हमें अरिथमेटिक मीन मिलेगा ना वो यहां कहीं मिलेगा, ठीक, a प्लस बी बाई टू, जिसे हम लोग अरिथमेटिक मीन a बुलाते हैं। अब जो हमें ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा वो इधर कहीं मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और जो हार्मोनिक मीन मिलेगा वो इधर कहीं मिलेगा विच इज 2ab बाई a प्लस बी। अच्छा, ये चीज अगर वेरीफाई करनी है तो वो भी बहुत आसान है, आप देखो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, कभी कभी ये प्रूव करने के लिए आ जाती है बात। तो आप समझना कि देखो अगर मैं आपको बोलूं कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन हम ये लिखते हैं, ठीक, तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है a प्लस बी बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब कि a प्लस बी माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन टू। अब अगर आप इसको एग्जामिन करो केयरफुली तो ये एक्चुअली में रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर लिखा है बेटा, डिवाइड बाई टू। अब ये तो आप लोग भी समझ रहे हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स रियल नंबर आप यूज कर रहे हो तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो ही होंगे ना। तो मतलब मैं इस निष्कर्ष पे आ गया कि भाई मेरा अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। मतलब ये क्या इंप्लाई करता है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से तो बड़ा ही रहेगा। अगर आपके मन में ये बात आई कि सर ये इक्वल टू भी तो लिखा है यहाँ पे, तो देखिए इक्वल टू कब आएगा, जब ये चीज इक्वल टू जीरो हो जाए। अब रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बच्चों ये जीरो के बराबर कब हो सकता है, जब ए और बी बराबर हो जाए, मतलब वो डिस्टिंक्ट टर्म्स ना रहे, ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में हम ऐसे छोटी सी बात एक बोल देते हैं कि भाई ठीक है, जो यहां आप इक्वालिटी देख रहे हो, दिस इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इज इक्वल टू बी, जब a और b बराबर होंगे तब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। अच्छा, सिमिलर सिचुएशन ही ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के लिए है। मतलब अगर मैं आपको बोलता कि चलो हम एक और चीज लिख लेते हैं, मैं लिख रहा हूं ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन, ये क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस टू ए बी बाई ए प्लस बी। अब हम अगर इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कॉमन ले लें बेटा, तो यहां से मेरे पास आएगा a प्लस बी माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन a प्लस बी। तो भैया ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, फिर ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी। अब आप ही बताओ, ये थ्रू आउट पूरी पॉजिटिव चीज लिखी है भाई, ए और बी आप डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स लेकर के चल रहे थे, और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा ही रहेगा, ठीक।
तो ये सीधा सीधा क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि आपका जो ए है वो बी के बराबर है जब इक्वलिटी होल्ड करेगी। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज वो फिर बड़ा ही रहेगा। तो जो हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन देखा वो क्लियर हो गई होगी एकदम बात कि ठीक है, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन आता है और फिर हार्मोनिक मीन आता है, और वो प्रूव करके भी हमने देखा। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे अगली बात देखो, अगर मैं आपको बोल रहा था कि देखो ये ए है और ये बी है और हम इनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना चाहते हैं, हाँ तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ है, आपको तुरंत याद आ जाएगा, है ना। इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन ए एंड बी। तो उसका सीधा सीधा सा मीनिंग यही होता था बेटा कि भाई यहाँ पर A1 है, ये A2 है, ऐसे ये AN है, और अब हम चाहते हैं कि ये n+2 टर्म्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ले, है ना। हम मतलब इसका सीधा सीधा क्या इंप्लीकेशन होता था कि दीज n+2 टर्म्स आर इन एन AP। हम इसे कैसे करते थे, एक तो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता था जिसे हमेशा मेथड 1 लिखा जाता है कि भाई आप देखो फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया, ठीक, कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपका n+2th टर्म क्या है, आपका n+2th टर्म है b, जिसे आप लिख सकते हो ऐसे a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब यहां से b हमारा कितना आता, a प्लस n+1 डी, या ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो d है वो कितना बन जाएगा, b माइनस ए बाई n+1, ये हमारा डिफरेंस आया होता। ये हमारा मेथड 1 है बेटा। तो मतलब अगर ये वाली बात सबको समझ में आई हो तो A1 क्या बनेगा, यहां से A1 हो जाएगा a प्लस डी, A2 ये a प्लस 2d हो जाएगा, A3 ये a प्लस 3d हो जाएगा। आप माइंड करना, A3 यहाँ पर थर्ड टर्म नहीं है, ये फोर्थ टर्म है, इसलिए ये चीज ऐसी बन रही है। ठीक है बेटा, इस तरह से ये मामला पूरा चलता रहेगा हमारा। ठीक, तो अगर ये वाली बात समझ में आई हो तो इसी का मैंने आप लोगों को ध्यान हो एक दूसरा तरीका भी निकाल के दिखाया था कि हम इसको जल्दी से कैसे करेंगे। कि अगर आप हमको एक टर्म देते हो ए और बी और आप कहते हो कि जी हमें इसमें एन अरिथमेटिक मीन्स डालने, तो मतलब टोटल तो ये n+2 टर्म्स हो गए होंगे, यहां पर n+1 गैप्स होंगे। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि देखो मेरे को ना A3 लिखना है, तो A3 का मतलब है कि यहाँ 3 गैप्स रह गए होंगे, तो बचे कितने गैप्स यहाँ पर फिर n+1 माइनस 3, मतलब n-2 गैप्स। अब कुछ नहीं, ये ना सेक्शन फॉर्मूला जो हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही होता था। वो एक्चुअली होता भी इसलिए, पता है क्यों क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, है ना, और सारा के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर आपको ये पॉइंट पता करना है तो आप देखो कि ये 3:n-2 का रेशियो ही तो आएगा। अब बस इंटरनल डिवीजन आप लगा लो सेक्शन फॉर्मूले वाला, तो सीधा सीधा यहां से बेटा आपको जो A3 मिलता, A3 को आप क्या बोलते, आप उसे बोलते 3 टाइम्स B प्लस n-2a, n-2a 3b बाई n+1। या मैं अगर आपको बोलता कि चलो मुझे आप ना एक के लिख करके दिखाओ, एक जनरल केथ टर्म, ठीक है, केथ अरिथमेटिक मीन, बात चल रही है केथ अरिथमेटिक मीन की। तो ए के कितना आएगा हमारे पास, आप समझ ना, ये हमारा ए लिखा है, फिर A1 A2 ऐसे ए के, फिर AK+1 ऐसे AN और फिर B। तो ये देखो ये के गैप्स हो गए ना हमारे, तो ये कितने गैप्स बचे, n+1 माइनस के गैप्स। तो ए के यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, n+1 माइनस के, तो इसके साथ चला जाएगा a के साथ और k आ जाएगा b के साथ, सो इट विल बी n+1 माइनस k टाइम्स a प्लस के बी अपॉन n+1। जितने सरलता से हम इसे लिखना सीख गए, तो अब बताओ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में अगर कोई बात आती है तो वो कैसे कठिन हो जाएगी।
अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि अब ये ए है, ये बी है, और हम एन हार्मोनिक मीन्स यहां डालना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहां एन हार्मोनिक मीन्स हम इंसर्ट करें, तो क्या डिस्कशन चल रहा है? इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स इन बिटवीन ए एंड बी। तो अब ऑब्वियसली कन्वेंशनल मेथड क्या होगा? कन्वेंशनल मेथड तो वही है कि देखो, अगर ये आपने एन हार्मोनिक मीन्स ए और बी के बीच में डाल दिए, मतलब जब आप इनका रेसिप्रोकल करोगे, दैट इज 1/a, फिर 1/h1, 1/h2, 1/h3, ऐसे 1/hn, फिर 1/b, तो ये आपके पास n+2 टर्म्स लिखे हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। दीज आर n+2 टर्म्स इन एन एपी, जिसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/a। कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं है, लेकिन आपको n+2 टर्म पता है, तो लेट कॉमन डिफरेंस बी बी। कॉमन डिफरेंस हम लोग d मान ले रहे हैं, तो यहां से यही बात तो लिखेंगे कि 1/a प्लस टोटल कितने टर्म्स देख रहे हैं? n+2, तो n+2 -1 इंटू डी, ये आ जाता 1/b के बराबर। तो यहां से डिफरेंस क्या आएगा? ये आएगा 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1। देख, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब डिफरेंस आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/h1 हमारा हो जाता 1/a प्लस डी, 1/h2 ये हो जाता 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन। अब देखो 1/h1 आ चुका है तो h1 भी आ जाएगा, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल ही तो करना होगा, तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ये तो आराम से होने वाली चीज हो गई। ठीक, तो अब अगली बात जो निकल के आ रही है कि भाई इसमें छोटा तरीका क्या होगा, तो देखो छोटा तरीका क्या होगा वो चीज हम समझें, कैसे हम अपना टाइम बचाएंगे जब हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कहीं हमें करने को आ जाए। तो हम चल रहे हैं मेथड 2 की तरफ। देखिए साहब, ऐसा है कि आप ये तो समझ ही गए थे कि 1/a और 1/b और इनके बीच में आपने ये जो टर्म्स डाल रखे हैं 1/h1, 1/h2, 1/h3, ये 1/hn तक, ये सारे आपके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बना रहे हैं। तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको पता चल गया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे हुए हैं, n+2 टर्म्स लिखे हुए हैं, तो ये n+1 गैप्स हो जाते। आपको कोई भी निकालना, जैसे आपने कहा हमें 1/h3 चाहिए, तो भाई ये 3 गैप्स हो जाते, तो ये n+2 गैप हो गए होते। अब आपको करना ही क्या था? 1/h3 को आप क्या लिखते? 1/h3 को आप लिखते 3 टाइम्स 1/b, n-2 टाइम्स 1/a, n-2 टाइम्स 1/a, 3 टाइम्स 1/b अपॉन n+1। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपका h3 आ जाएगा। ऐसे ही आप बच्चों कोई सा भी कर सकते हो। और बल्कि मैं यहाँ पर आपको एक बढ़िया बात बताऊंगा, अब यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी भी चलती है। प्रॉपर्टी क्या है वो समझना आप। देखो, आप ए और बी के बीच में कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो आपकी मर्जी करे। आपका ए है, बी है, अब आपने कहा कि सर हमें इसमें एन अरिथमेटिक मीन्स डालने, तो ठीक है भाई कर लो। फिर आपने कहा सर हमें इसी के अंदर में एन हार्मोनिक मीन्स भी डालने, तो यहाँ एक बड़ी बढ़िया सी प्रॉपर्टी है, अच्छी सी प्रॉपर्टी है, वो अपन को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्स में वो यूज करते रहते हैं उस चीज को। जैसे कि जो आपने अरिथमेटिक मीन डाला और जो हार्मोनिक मीन डाला, बस ये ध्यान रखना, अगर एक बिगिनिंग से ले रहे हो तो दूसरा एंड से लेना, तो उनका प्रोडक्ट अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस पे फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिस्पेक्टिवली, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा A1HN बोले या A2HN-1 बोले, जैसे मैंने बोला ना कि मैंने सेकंड यहाँ से अरिथमेटिक मीन उठाया, भाई टर्म थर्ड है, वो अरिथमेटिक मीन तो सेकंड ही है ना, या मैंने सेकंड लास्ट अपना हार्मोनिक मीन उठाया, या थर्ड अरिथमेटिक मीन, या थर्ड लास्ट हार्मोनिक मीन। ठीक है, इस तरीके से हम अगर लिखते चलेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स बराबर आएंगे, और ये किसके बराबर आएंगे? ये ए बी के बराबर आएंगे।
इक्वल टू ए बी। जैसे कोई सा भी चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो हम यही चेक करते हैं A1 के लिए। आप देखो ये 1 और ये n, तो हम A1 अगर लिख रहे होते तो स्ट्रेट अवे हम कैसे लिख लेते, n टाइम्स A प्लस 1 इंटू बी अपॉन n प्लस 1, ये हमारा A1 आ गया होता। अब अगर बात हो रही है HN लिखने की, तो आप समझ गए होंगे कि ये गैप्स हो गए हमारे पास n, ये हो गया 1, तो 1 अपॉन HN है ना, 1 अपॉन HN ये बन जाएगा 1 टाइम्स 1 बाई ए एंड n टाइम्स 1 बाई बी अपॉन 1 प्लस n। तो यहां से हमारे पास क्या आया, b प्लस एन ए अपॉन n टाइम्स, है ना, b प्लस एन ए अपॉन n टाइम्स, सॉरी n प्लस 1 टाइम्स, n प्लस 1 टाइम्स ए बी। ये बच्चों 1 अपॉन एच एन आया, तो यहां से एच एन क्या बनता, ये हो जाता n प्लस 1 ए बी अपॉन ए एन प्लस बी। और आप देखो आपका A1 क्या था, A1 हमने निकाला था एन ए प्लस बी अपॉन n प्लस 1। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, na प्लस बी से na प्लस बी कट जाएगा, आपके पास खाली ए बी ही तो रह जाएगा। तो ये एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा अरिथमेटिक मीन का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन का जो वो दो टर्म्स के बीच में अरिथमेटिक मीन्स डालना, वो वाली बात डिस्कस हो गई। दो टर्म्स के बीच में हार्मोनिक मीन्स डालना, उनके बीच में जो प्रॉपर्टी है वो डालना। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन तो तुमको ध्यान है कि वो तो हमने लास्ट क्लास में भी किया हुआ था। मैं एक बार जल्दी से उसको वो करता हूं कि भाई हमारे पास ए है, बी है, और अब इनके बीच में हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स डालना चाह रहे हैं। तो अब ये वही n प्लस 2 टर्म्स हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट टर्म a है, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, रेशियो मुझे निकालना था, सो a रेशियो की पावर n प्लस 2 माइनस 1, ये हमारे पास में b आता। मतलब रेशियो हमारा क्या बनता, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अब रेशियो मिल चुका है तो आप देखो सारे टर्म निकाल लोगे, g1 मतलब ar हो गया, g2 मतलब ar स्क्वायर हो गया, g3 मतलब ar क्यूब हो गया, और ऐसे करते करते gn ये ar की पावर n हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है ना। और जैसे हमने वहां पर देखा था अरिथमेटिक मीन्स के केस में कि अगर ये a और b के बीच में आपने n अरिथमेटिक मीन्स डाल रखे हैं, तो मतलब जो सम हमारा a प्लस बी बनता था वही a प्लस ए वन प्लस ए एन बनेगा, वही a2 प्लस ए एन माइनस 1 एंड सो ऑन। ये अरिथमेटिक मीन्स के केस में था, ठीक। फिर ये ज्योमेट्रिक मीन्स के केस में देखो कि ए बी ये प्रोडक्ट वही होगा जो G1 GN होगा, या जो G2 GN माइनस 1 होगा, या जो G3 GN माइनस 2 होगा एंड सो ऑन। और फिर हार्मोनिक मीन्स के केस में भी देख लो आप। अब अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक, तो हम उसको सबसे पहले तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बदल लेंगे। तो अब इधर से वही वाली बात आ गई कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी विल बी सेम एज 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2, या 1 बाई h1 प्लस 1 बाई hn, या 1 बाई h2 प्लस 1 बाई hn माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे को ना दिमाग में रखनी चाहिए अपने। ये अगर थोड़ा सा दिमाग में रहेंगी तो कोई कोई चीजें जो सवाल आएंगे तो तुरंत ही दिख जाया करेंगे। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, इन पर बेस्ड जो है वो देखते हैं। चलिए, ये तो देखो एक जनरल बात थी, वो सबको समझ में आई गई कि अगर ए बी सी हमारे पास एच पी में है तो मिडिल टर्म को हम हार्मोनिक मीन बुला सकते हैं, उनका रेसिप्रोकल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है, और अगर वो हार्मोनिक मीन हम निकालना चाहें तो वो इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं, है ना। इट इज 2ab बाई a प्लस बी। ठीक, वो सब प्रॉपर्टीज हो गई वो सारी, वो तो आप लोग कर ही चुके हो, समझ में आ गई आपको बात। मीन्स हम निकाल चुके हैं, डाल चुके हैं, ठीक है भाई, ओके। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स पर आते हैं बच्चों।
ये मीन्स से ही रिलेटेड प्रॉब्लम समझो आप, ठीक है। सरल सी बातें हैं, जल्दी जल्दी होती चली जाएंगी। ये हमारा स्टेप 1 हो गया कि भाई ये स्कूल की कोई किताब अगर आप उठाते हो तो उसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप इंसर्ट करो, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इन बिटवीन 16 एंड 256। तो अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 16, फिर G1, G2, G3 और फिर 256, ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इसमें डाल दी है। अब आपको तो पता है कि जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है वो क्या बोलता है कि भाई ये आपका 5वां टर्म हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का और 16 आपका फर्स्ट टर्म हो गया। तो ए हो गया यहाँ 16, रेशियो मुझे पता नहीं है वो मैं निकाल लूंगा। कैसे? ए रेशियो की पावर, ये 5th टर्म है तो ये मेरा 256 बनना चाहिए था। अब ए मेरा 16 है तो 16 इंटू रेशियो की पावर 4 इज 256। तो रेशियो की पावर 4 बच्चों कितना बनता? 16, ठीक है। तो यहां से रेशियो की पावर 4 एक्चुअली में 2 की पावर 4 आ गया। तो रेशियो जो आता वो यहां से +-2 आया होता। अब अकॉर्डिंगली आप कर लो। जैसे आप रेशियो का 2 ले लिया तो टर्म्स क्या बनेंगे? 16, फिर 32, 64, 128 एंड 256। और अगर रेशियो आपने -2 उठाया होता बच्चों तो यही बन जाता 16, फिर -32, देन 64, फिर -128 एंड देन 256। तो बेसिक जो करने का तरीका है मोटा मोटा वो वही सब कुछ है, उसमें कुछ नई बात नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही अगर 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने थे तो वो भी आप कर लेते, उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा होता। अच्छा अब देखिए आगे, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी दे दिए जाएंगे और ए बी निकालने को कहेंगे। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको 2 अननोन है, 2 इक्वेशंस बनाने के तरीके समझा दिए कि भाई वो बोल रहे हैं कि ए और बी 2 अननोन है हमारे पास, इनका अरिथमेटिक मीन मतलब a + b/2 ये 17 दिया हुआ है, इनका ज्योमेट्रिक मीन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ये 8 दिया हुआ है। नाउ वी हैव 2 अननोन्स, 2 इक्वेशंस। तो a + b 34, ये पहली इक्वेशन बन गई। ए बी 64, यार अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात सुनो, जैसे आप लोग ये जानते हो, जैसे आप ये जानते हो कि भाई मैं आपको बोलूं फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are अल्फा एंड बीटा। एक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। अब आप समझना, अगर x = अल्फा इज आ रूट, ये क्या इंप्लाई करेगा कि x - अल्फा इज आ फैक्टर। तो ऐसे ही x - बीटा भी फैक्टर होता। तो बेटा इक्वेशन क्या बनता? इक्वेशन बनता x - अल्फा x - बीटा = 0। सिमिलरली अगर मैं बोलता कि भाई वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स a b c d हो, तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स a b c एंड d हो, तो मतलब x - a उसका फैक्टर है, x - b उसका फैक्टर है, x - c x - d, इनका सिर्फ प्रोडक्ट ही तो लिखना है हमें। तो x - a इंटू x - b इंटू x - c इंटू x - d = 0, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है ना। तो अब सवाल में क्या कहा गया था वो समझिएगा। सवाल में कहा गया था कि भाई हमको वो इक्वेशन बना के दिखाइए, उसके रूट्स नहीं दिए हमको, बोल रहे उस इक्वेशन को बना के दिखाइए जिसके इक्वेशन के रूट्स जो हैं उनका अरिथमेटिक मीन, अगर मैं इक्वेशन के रूट्स को अल्फा बीटा मान लेता हूं तो अरिथमेटिक मीन हमें ए दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन हमें बी दिया हुआ है, ये जी दिया हुआ है सॉरी। तो ये इक्वेशन बना के दिखाओ। अब बेटा सुनना मेरी बात, अगर आपने रूट्स को अल्फा बीटा मान लिया था तो इक्वेशन तो आप बना ही लोगे। अब ये x - अल्फा x - बीटा करके इसे पूरा सिंप्लीफाई करो, तो x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप कैपिटल A डाल सकते थे और अल्फा बीटा की वैल्यू g²। सो दिस फाइनली बिकम्स x² माइनस ट्वाइस कैपिटल AX प्लस g² = 0। ये हमारे पास वो इक्वेशन तैयार हो जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा बच्चों,
हमको क्या बोला गया कि लेट जी बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी एंड पी एंड क्यू बी टू अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब आपने दो नंबर लिए ए और बी, इनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन डाला जी, तो ठीक है साहब, जी हो जाता रूट ऑफ ए बी, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। वहीं आपने इन्हीं दो नंबर्स के बीच में दो अरिथमेटिक मीन्स डाले पी और क्यू, ठीक। और अब साबित क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जी स्क्वायर हमारा 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी के बराबर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये अरिथमेटिक मीन्स मैंने डाले हैं तो p को लिखने का तुरंत वाला रास्ता है ना। अब यहां पर आपको एडवांटेज समझ में आएंगे जो मैंने आपको छोटे छोटे तरीके डिस्कस किए थे कि जैसे ये 1:2 रेशियो हो गया, हम बोलेंगे 2a प्लस बी बाई 3, क्यू क्या आएगा हमारे पास, इसको बोल देंगे हम 2b प्लस a बाई 3, बस स्ट्रेट अवे सिंपल एकदम। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 2p माइनस क्यू की वैल्यू चाहिए या 2q माइनस पी की वैल्यू चाहिए, अब देखना 2p माइनस क्यू, ठीक, ये क्या बन जाएगा ट्वाइस 2a प्लस बी बाई 3 माइनस क्यू क्या था a प्लस 2b बाई 3, ये 2p माइनस क्यू बनने लगा। मतलब ये हमारे पास आ गया जैसे 4a बाई 3 माइनस a बाई 3, तो ये सिंपली a रह गया, और यहां से 2b बाई 3 माइनस 2b बाई 3 कैंसिल ही हो जाता। सिमिलरली 2q माइनस p करते अगर आप, तो 2 टाइम्स q क्या होगा a प्लस 2b बाई 3, ठीक है ना, 2q माइनस p, p क्या हो गया 2a प्लस b बाई 3। अब देखो यहां से 2a बाई 3 से 2a बाई 3 तो कैंसिल हो गया, ये 4b बाई 3 माइनस b बाई 3, ये बचेगा b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सिंपली a इंटू बी लिखा हुआ है। अब जी स्क्वायर ए बी के बराबर ही तो है ना, ये हो गया प्रूफ। दूसरी बात, जैसे बोल रहे हैं कि आप n फाइंड करो सच डेट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये एक ज्योमेट्रिक मीन हो जाए a और b का। मतलब यार सिंपल बात, वो ये कह रहे हैं कि आप n फाइंड करो सच डेट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाए, बस ये वाली बात वो कह रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, हम इसे ऐसे लिख सकते थे a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब ऐसे पढ़ लो उसको, और a की पावर n प्लस b की पावर n, ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा a की पावर n प्लस हाफ, b की पावर हाफ प्लस a की पावर हाफ, b की पावर n प्लस हाफ। अब इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस हाफ, b की पावर हाफ, और b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर हाफ, b की पावर n प्लस हाफ, ये बन जाएगा 0। अब क्या करना, बस अब तो आप कॉमन ले सकते हो यहां से आप a की पावर n प्लस हाफ कॉमन लेते हो, यहां आपके पास आएगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, यहां से b की पावर n प्लस हाफ कॉमन लेते हो, ये आ जाएगा b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। अब कुछ नहीं, बस आप यहां से a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ को कॉमन लो, तो ये बन जाएगा a की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस b की पावर n प्लस 1 बाई 2 बराबर 0, ये आ गया अपने पास। अब जाहिर सी बात है कि भाई a और b डिस्टिंक्ट टर्म्स है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 तो यही हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर n प्लस हाफ ये b की पावर n प्लस हाफ के बराबर होगा। अब बेटा समझना, a और b डिस्टिंक्ट नंबर्स है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 3 की पावर x जो है वो 7 की पावर x के बराबर है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन तो बन रहा, 3/7 की पावर x इज इक्वल्स टू 1, विच इंप्लाइज कि x हमारा 0 होगा। या यहां पर भी एक ही सॉल्यूशन बनेगा कि n प्लस हाफ हमारा 0 होगा, मींस n हमारा माइनस हाफ हो गया होगा, ठीक है ना। आज मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं क्वेश्चंस जो हैं वो उतने लगवा दूं आपको कि ये जो हमारा बेसिक वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब हम लोग कहां मूव कर रहे हैं, अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे के प्रोग्रेशंस पे, मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। उसके बाद आएगा मिसलेनियस प्रोग्रेशंस, जो इन 4 स्टैंडर्ड प्रोग्रेशंस में नहीं आते उनको हम बोलते हैं मिसलेनियस प्रोग्रेशंस, और वो बहुत बड़ा है और उसका काफी स्कोप है आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एज फार एज बोर्ड में भी है ना।
तो ये वाली बात तो सबको समझ में आ ही गई। चलिए अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। आप इसके बाद में एक छोटा सा काम जरूर करिएगा कि आप अपनी जो भी आप टेक्स्ट बुक लगाते हो, देखिए मैंने जो कोशिश की है वो ये की है कि मैंने काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स में से जो जो मुझे मोटी मोटी बातें समझ में आई कि ये बच्चों को पता होनी चाहिए जब वो क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे हो, ताकि वो कंफर्टेबली एटलीस्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। बाकी देखिए डाउट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, मेरा तो बस प्रयास ये है कि वो कम हो जाए, है ना। और हम लोग बहुत जल्दी कुछ ऐसा सेगमेंट भी लेकर के आ रहे हैं कि जिसमें आपको आपका जो डाउट रेड्रेसल है ना, वो भी हम लोग उसको कैटर कर पाएंगे। तो अब आप देखना, जैसे जो हमारा पहला सवाल है यहाँ पर वो क्या है कि सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी विद कॉमन रेशियो 2। अब ये देखना, ये बढ़िया सवाल है, इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं समझना। आप एक नया सीक्वेंस बना रहे हो, यू आर फॉर्मिंग अ न्यू सीक्वेंस, और आप वो कैसे करते हो? आप करते हो बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। ठीक, मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को ना ये एपी लेनी है अपनी A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक, और आपने कहा कि सर हम ये वाली अपनी जीपी ले रहे हैं, B1 B1R B1R स्क्वायर B1R क्यूब एंड सो ऑन। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे एपी और जीपी के, मतलब पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, इस टाइप से। तो जो आप सीक्वेंस बना रहे हो क्या कर रहे हो, वो पहले वाले टर्म्स को जोड़ लिया, ये पहला टर्म कहलाया आपके सीक्वेंस का, ये दूसरा टर्म कहलाया आपके सीक्वेंस का। अच्छा, इसमें भी एक खास बात थी कि आप जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले रहे थे उसका कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ था, मतलब ये जो आर हम यहाँ लिख रहे हैं ना वो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2। आपका सीक्वेंस का तीसरा टर्म देखो आप, वो बन गया A1 प्लस 2D प्लस 4B1। सीक्वेंस का चौथा टर्म मतलब A1 प्लस 3D प्लस 8B1 एंड सो ऑन। ठीक, तो मेरे को एक एपी लेनी है, एक जीपी लेनी है, तो मतलब मोटी मोटी बात है कि दो अननोन यहाँ के, दो अननोन यहाँ के, 4 अननोन्स होने चाहिए, जिसमें आप मुझे जीपी का कॉमन रेशियो दे देते हो, तो आप बचे 3 अननोन। तो आपको कम से कम 3 कंडीशंस मुझे देनी चाहिए थी, 3 कंडीशंस दी भी गई हैं। बोल दिया गया है कि जो फर्स्ट टर्म था वो 57 है, डेट मीन्स A1 प्लस B1 यहाँ पर 57 है। जो सेकेंड टर्म था मतलब A1 प्लस D प्लस 2B1, ये हमें दिया हुआ है 94 के बराबर। और जो थर्ड टर्म था मतलब A1 प्लस 2D प्लस 4B1, ये बच्चों हमें दिया हुआ है 171 के बराबर। अब मुझे यहां से 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व भी बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े मजे से होगा। देखना कैसे, ये हमारी 3 इक्वेशंस जैसे बन गई। आप दूसरी इक्वेशन में जो आपकी सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो जब आप दूसरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो यहां से बनेगा 2A1 प्लस 2D प्लस 4B1। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास 188। और यहां से तो A1 प्लस 2D प्लस 4B1 ये 171 था ही, ठीक है ना। तो यहां से अब आप देखो, अगर आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हो तो आपका A1 जो है वो 17 आ गया। अब अगर A1 17 है बेटा, तो B1 अब आप पहली इक्वेशन यूज कर लो। A1 आपके पास 17 आ गया है, B1 आपके पास 40 आ जाता। ठीक है, अब तो यार आप सभी कुछ निकाल लोगे, तो बस इसके बाद वो जो कुछ भी चाहते थे आप वो सारी बातें उनको बता सकते थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या किया, अपना जो बेसिक लेवल मतलब जो प्योरली बोर्ड लेवल था, है ना, उसमें जो एपी जीपी एचपी मींस उनकी प्रॉपर्टीज, बाकी फिर एपी या जीपी में जो सम वगैरह के क्वेश्चंस थे जनरल, वो हमने किए। मुझे लगता है इसके बाद में आप जो आपके एलिमेंट्री बोर्ड बुक्स हैं उस पर आप क्वेश्चंस अगर लगाते हो तो आपके क्वेश्चंस लग जाने चाहिए, ठीक है ना। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको दिखना चाहिए, मींस अब आप कंफर्टेबली उनको ट्राई कर सकते हो, है ना, उतना दिक्कत नहीं आएगी। और अपकमिंग लेक्चर में लेक्चर 10 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड देन आफ्टर मिसलेनियस प्रोग्रेशंस। ओके बच्चों, तो लेक्चर 10 में हम लोग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं।